साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी RO-ARO 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं और इसी कड़ी में हम लोग जो है मेक IAS कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है उसी में से एक टेस्ट को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे और इसमें जो है आपके GS और मैथ दोनों के प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने से पहले एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो सारे प्रश्न हैं ये आपके जो APS की परीक्षा होनी है उसके लिए, साथ ही साथ जो आगामी यूपी पीसीएस की परीक्षा होगी उसके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए साबित होगा। तो पहला प्रश्न है आपका कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों के अस्तित्व का उल्लेख प्राप्त होता है किससे? तो दो कथन दिए गए हैं। देखिए, इसका उल्लेख आपको बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय से भी मिलता है और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से भी मिलता है, इसलिए दोनों 1 और 2 दोनों, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीचे दो कथन दिए गए, कथन कारण का प्रश्न है। तो देखिए, पहला कथन है कि प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में अश्मक एकमात्र ऐसा महाजनपद था जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। यह कथन सही है। कारण 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व अर्थात गौतम बुद्ध के समय 10 गणतंत्र भी स्थापित थे। ठीक है, देखिए दोनों ही सही हैं परंतु एक दूसरे के स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा कि ए आर दोनों सही हैं किंतु आर कारण जो है वो कथन का स्पष्टीकरण नहीं है। देखिए 16 महाजनपदों में अश्मक महाजनपद एकमात्र ऐसा महाजनपद था जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व अर्थात गौतम बुद्ध के समय 10 गणतंत्र भी स्थापित थे। दोनों सही हैं। आगे बढ़ते हैं। दो सूचियां दी गई हैं। ठीक है, ABCD करके। तो हमें क्या करना है, इन सूचियों को सुमेलित करना है कि इस राज्य मतलब एक तरफ महाजनपद है, दूसरी तरफ आधुनिक क्षेत्र, उस आधुनिक क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। तो देखिए आप यहाँ मैच कराइए। तो अंग क्षेत्र में अंग महाजनपद के तहत आपका भागलपुर व मुंगेर जिला व बिहार था। तो यहाँ पर आप देखेंगे ए का क्या हो जाएगा, ए का 3 से मिलाएंगे। मगध में क्या शामिल था, पटना, गया, नालंदा जिला बिहार अर्थात 1 से मिला दीजिए। वहीं वज्ज में आपका मुजफ्फरपुर व वैशाली जिला तथा बिहार, तो यहाँ पर आप 2 से मिला दीजिए। काशी में क्या था, काशी में बनारस जिला मतलब एक सेकंड, मुजफ्फरपुर व वैशाली जिला ये बिहार वाला क्षेत्र था। यहाँ पे पटना, गया, नालंदा जिला ये बिहार का क्षेत्र है। इसी प्रकार से भागलपुर व मुंगेर जिला बिहार और काशी में आपका उत्तर प्रदेश का बनारस जिला वाला क्षेत्र आता है। तो इस प्रकार से आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देखें सही उत्तर हो जाएगा 3, ये ए वाला 3124। आगे बात करते हैं। फिर से दो सूचियां हैं, एक तरफ महाजनपद और दूसरी तरफ उसकी राजधानी के बारे में बताया गया है। राजधानी कौन सी थी, इसे हमें सुमेलित करना। देखिए, काशी की राजधानी वाराणसी, कौशल की श्रावस्ती, अंग की चंपा, वत्स की कौशाम्बी। 1 2 3 4 अर्थात ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, दो सूचियां दी गई हैं फिर से महाजनपद और उनकी राजधानियों के बारे में। तो देखिए इसमें सुमेलित करना है। मल्ल की राजधानी क्या थी, मल्ल की राजधानी आपकी कुशीनारा, मल्ल की राजधानी कुशीनारा या पावा। तो यहाँ पे 3 से मिलाइए। वज्ज की राजधानी थी आपकी वैशाली, 2 से मिला दीजिए। और वहीं पर आपकी सुरसेन की राजधानी क्या थी, मथुरा, तो यहाँ पर 4 से मिला दीजिए। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, तो 1 से मिला दीजिए। तो 3 2 4 1 बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि यह 8 गणतांत्रिक कुलों का संघ था जो उत्तर बिहार में गंगा के उत्तर में अवस्थित था जिसकी राजधानी वैशाली थी। इसमें आज के बिहार राज्य के दरभंगा, मधुबनी व मुजफ्फरपुर जिले सम्मिलित थे। उपयुक्त वर्णित महाजनपद किसके बारे में है, तो ये जो है आपका वज्ज के बारे में। किसके बारे में है, वज्ज के बारे में है। वज्ज महाजनपद, इसकी राजधानी मिथिला थी जो कि बिहार में आता है। यह 8 गणतांत्रिक कुलों का संघ था जो उत्तर बिहार में गंगा के उत्तर में अवस्थित था जिसकी राजधानी वैशाली थी। इसमें आज के बिहार राज्य के दरभंगा, मधुबनी व मुजफ्फरपुर जिले सम्मिलित थे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद अपनी राजधानी से सुमेलित है, तो आप देखें चेदी की राजधानी शुक्तिमती थी या उत्तर प्रदेश में रहा है, बुंदेलखंड वाला क्षेत्र। अश्मक की राजधानी पाटन रही है। अश्मक या महाजनपद नर्मदा गोदावरी नदियों के मध्य में अवस्थित था। इस प्रदेश की राजधानी पाटन थी और इस राज्य के राजा इक्ष्वाकु वंश के थे। वहीं पांचाल की राजधानी हाटक नहीं थी, कंबोज की राजधानी हाटक थी। कंबोज की राजधानी हाटक या राजपुर थी क्योंकि पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र या कामपिल्य थी। तो पहला दूसरा सही, तीसरा गलत है, तो 1 2 ये ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दो सूचियां हैं, महाजनपद और आधुनिक क्षेत्र। ठीक है,
तो बताना है कि वर्तमान में उसके तहत कौन सा क्षेत्र आता है। तो आप देखें, शूरसेन महाजनपद में आपका ब्रजमंडल क्षेत्र जो कि मथुरा में आता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आता है, तो यहाँ पे 4 से मिलाइए। मत्स्य क्षेत्र के महाजनपद के तहत आपका जयपुर, अलवर, भरतपुर जो कि राजस्थान में है, तो यहाँ पे 1 से मिला दीजिए। अवंती जो है ये मध्य प्रदेश का मालवा वाला क्षेत्र है, मालवा क्षेत्र है, तो 2 से मिला दीजिए। चेदी ये उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र है, तो 3 से मिला दीजिए। तो 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 अर्थात सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 2 सूचियां हैं महाजनपद और राजधानी, इन्हें हमें सुमेलित करना है कि कौन सा इसमें सही है। तो देखिए, गांधार महाजनपद की राजधानी क्या थी, तो ये थी आपकी तक्षशिला, 4 से मिलाइए। मत्स्य की राजधानी विराटनगर, अवंती की राजधानी महिष्मती और मगध की राजधानी राजगृह, 3। तो 4 2 1 3 डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, मगध महाजनपद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं, 3 बताना इनमें से कौन सा या से सही है। पहला, इस महाजनपद का उल्लेख वैदिक साहित्य में भी प्राप्त होता है, ये कथन सही है। दूसरा, यह महाजनपद दक्षिण में गंगा नदी से घिरा हुआ था। महाजनपद जो है ये जो है दक्षिण में, मगध महाजनपद दक्षिण में गंगा नदी से घिरा हुआ था, ये कथन गलत है। ठीक है, तो पहला सही, दूसरा गलत। तीसरा, ऐतिहासिक काल में मगध की महत्ता का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार था, ये सही है। तो पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत है, तो 1 और 3 सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, अथर्ववेद में जो मगध के निवासी थे उनको वरात्य कहा गया है। इसकी राजधानी गिरिवज्र या राजगीर थी। यह नगर 5 पहाड़ियों के बीच में स्थित था। ये 5 पहाड़ियाँ कौन सी थी? वैभारगिरी, विपुलगिरी, वराहगिरी, वृषभगिरी। वैभारगिरी पर सप्तपर्ण व शोण भंडार गुफाएं हैं। सप्तपर्णी में 7 कक्षाएं हैं। गुफाओं को बुद्ध व बौद्ध भिक्षु समुदाय के निवास व सभा के लिए अजातशत्रु ने बनवाया था। मगध उत्तर में गंगा, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, दक्षिण में गंगा, नहीं तो दक्षिण में गंगा नहीं है, उत्तर में गंगा, पश्चिम में सोन तथा पूर्व में चंपा नदियों से घिरा हुआ है। और मगध के प्राचीनतम राजवंश का संस्थापक कौन था? बृहद्रथ था, बृहद्रथ। ऐतिहासिक काल में मगध की महत्ता का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार था। वह महात्मा बुद्ध का मित्र व संरक्षक था। आगे बढ़ते हैं, पाली ग्रंथों के अनुसार उत्तरी भारत में महाजनपद काल में मौजूद प्रमुख गणतंत्र था या थे, कौन से थे? तो आप देखें, इसमें कपिलवस्तु आपका आता है, पावा आता है और शुमशुमगिरी भी इसके तहत आता है। तो कपिलवस्तु के शाक्य थे, पावा के मल्ल थे, शुमशुमगिरी के भग्ग थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, गांधार महाजनपद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन यहाँ पर दिए गए हैं, बताना है इनमें से कौन सा या से सही है। पहला, कुंभकार जातक के अनुसार इसकी राजधानी तक्षशिला अपने समय में विद्या व व्यापार का प्रमुख केंद्र थी, कथन सही है। दूसरा, यह भारत के सबसे पूर्वी भाग में स्थित महाजनपद था, नहीं, गांधार सबसे पूर्वी भाग में स्थित महाजनपद नहीं था, इसलिए केवल पहला कथन सही है, दूसरा वाला गलत। देखिए, प्राचीन भारत के उत्तरी भाग में जिसे उत्तरापथ भी कहते हैं कि थे 2 महाजनपद स्थित थे, गांधार व कंबोज। कुंभकार जातक के अनुसार तक्षशिला, जो कि पाकिस्तान के रावलपिंडी के निकट है, इसकी राजधानी थी, जो अपने समय में विद्या व व्यापार का प्रमुख केंद्र थी। पुष्कलावती आधुनिक चारसद्दा गंधार का दूसरा महत्वपूर्ण नगर था। कालांतर में हकामनी शासक डेरियस, जिसका उल्लेख जो है वो बेहिस्तून अभिलेख में है, ने गांधार को हकामनी साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था। यहाँ पे 2 सूचियाँ दी गई हैं, 2 सूचियाँ, इन्हें हमें सुमिलित करना है। देखिए, कपिलवस्तु में कौन से राजा थे? शाक्य थे, 3 से मिला दीजिए। पावा में मल्ल, ठीक है, अलकप के बुली और आपका पिपलीवन के मौर्य थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, 1 सेकेंड। अलकप के क्या थे? बुली, यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य है या है? तो यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं, 2 कथन, बताना है इनमें से कौन सा सत्य है या सत्य है। तो पहला कथन है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में और उसके बाद उत्तर भारत में जिन
राज्यों के मध्य राजनीतिक एकाधिकार के लिए संघर्ष चल रहा था, उनमें मगध, अवंती, वत्स, कौशल प्रमुख थे। सही है। दूसरा, प्राचीन मगध साम्राज्य में आधुनिक बिहार के दक्षिणी भाग में स्थित पटना तथा गया जिले के क्षेत्र थे। ये भी सही है। दो के दोनों इसके तहत आएंगे, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से सत्य कथन क्या है? दो कथन दिए गए हैं। पुराणों के अनुसार मगध साम्राज्य का प्रथम शासक शिशुनाग था। ये सही है। दूसरा, शिशुनाग ने श्रेणी की उपाधि प्राप्त की थी। नहीं, ये गलत है। तो केवल पहला वाला कथन सही है। देखिए, पुराणों के अनुसार मगध साम्राज्य का प्रथम शासक शिशुनाग था, लेकिन इतिहास में बिम्बिसार जो कि 544 ईसा पूर्व से 592 ईसा पूर्व था, को ही मगध का प्रथम शासक माना जाता है। ठीक है, बिम्बिसार को। आगे देखते हैं, बिम्बिसार ने क्या किया था? वैवाहिक संबंधों के माध्यम से राजनीतिक शक्ति का विस्तार किया। बिम्बिसार के गांधार के शासक अवंती के शासक से राजनीतिक संबंध थे। गांधार के शासक पुष्कासनीन थे और आपके अवंती के शासक चंड प्रदोत थे। बिम्बिसार ने मगध साम्राज्य के विस्तार की शुरुआत की। उसने सर्वप्रथम ब्रह्मदत्त को पराजित कर अंग को मगध में मिलाया। बिम्बिसार ने श्रेणी क्षेत्रीय बिम्बिसार की उपाधि प्राप्त की। बिम्बिसार ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया एवं महात्मा बुद्ध को वेलुवन बिहार दान में दिया। जैन धर्म भी बिम्बिसार को जैन धर्म का संरक्षक मानते हैं। ठीक है, 492 ईसा पूर्व में उसके ही एक पुत्र अजातशत्रु ने बिम्बिसार की हत्या कर दी थी। जैन ग्रंथ अजातशत्रु को जो है प्रत्यहंता का दोषी नहीं मानते हैं। ठीक है, इस ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने अवंती के राजा प्रदोत का पीलिया के इलाज हेतु अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था? तो हर्यक वंश की शासक बिम्बिसार ने भेजा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य है? तो यहाँ पे देखिए, दो कथन दिए गए हैं, बताना है इनमें से कौन सा सत्य है। तो पहला देखिए, पहला कथन है कि अजातशत्रु को पुराणों में काकवर्ण कहा गया है। ये कथन गलत है। अजातशत्रु को नहीं कहा गया, बल्कि कालाशोक को कहा गया है। तो पहला गलत होगा। दूसरा, अजातशत्रु के समय में दूसरी बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। नहीं, कालाशोक के समय में दूसरी बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। दो के दोनों कथन गलत है, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने नंद वंश की स्थापना की थी? तो नंद वंश की स्थापना जो है किसने की थी? महापद्म नंद ने। शिशुनाग वंश के अंतिम शासक महानंदिन की हत्या कर महापद्म नंद ने नंद वंश की नींव डाली थी। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में इसके कलिंग विजय का उल्लेख भी मिलता है। अगला है, महापद्म नंद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य है? दो कथन दिए गए हैं। पहला है, खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में इसके कलिंग विजय का उल्लेख है। सही है। यह नंद वंश का अंतिम शासक था। यह कथन गलत है। ठीक, तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, चूंकि ये नंद वंश की स्थापना की थी, तो नंद वंश का अंतिम शासक नहीं बल्कि पहला था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि यहाँ थोड़ा सा और ध्यान रखिएगा कि बौद्ध ग्रंथ महाबोधि वंश में इसे उग्रसेन तथा पुराणों में जो है महापद्म नंद को सर्वछत्रांतक एवं एकराट भी कहा गया है। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से किस वंश के अंतिम शासक की हत्या कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? तो नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं। भारत पर प्रथम सफल विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो डेरियस प्रथम के द्वारा। देखिए, सर्वप्रथम हकमनी वंश के संस्थापक साइरस ने भारत पर आक्रमण का असफल प्रयास किया था। इसके पुत्र कैम्बिसिस ने भी भारत पर आक्रमण करने का प्रयास किया, किंतु वह भी अपने पिता की तरह विफल रहा। भारत पर प्रथम सफल विदेशी आक्रमण जो है वो साइरस के पौत्र डेरियस या दारा प्रथम के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन जो है वो सत्य है? दो कथन दिए गए हैं। पहला है, सिकंदर के आक्रमण के समय भारत में कोई एक केंद्रीय सत्ता नहीं थी। ये कथन सही है। दूसरा, सिकंदर के समय तक्षशिला का शासक शशिगुप्त था। ये कथन सही नहीं है। देखिए, अब इसकी थोड़ी सी व्याख्या पढ़ लेते हैं। जैसे पहला केवल सही है। ईरान आक्रमण के पश्चात भारत को यूनानियों के आक्रमण का सामना करना पड़ा। 326 ईसा पूर्व में अरस्तु के शिष्य सिकंदर ने हिंदुकुश पर्वत के खैबर दर्रे को पार कर भारत पर आक्रमण किया। सिकंदर के आक्रमण से पूर्व उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में कई छोटे छोटे मुखियों और स्वतंत्र कबीलों का शासन था, अतः भारत में कोई एक केंद्रीय सत्ता नहीं थी। सिकंदर के समय तक्षशिला के शासक
आंभी और अभिसार के शासक ने आत्मसमर्पण किया। झेलम नदी के तट पर कारशी के मैदान में उसका पोरस के साथ युद्ध हुआ। झेलम नदी के तट पर होने के कारण इस युद्ध को झेलम का युद्ध भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, सिकंदर ने दो नगर बुफाफेला और निकाया की स्थापना की थी। बुफाफेला था कहाँ पे थी? देखिए, बुफाफेला जो है ये सिकंदर का घोड़ा था, इसके नाम पर इसने किया था स्थापना। सिकंदर ने दो नगर बुफाफेला उसके घोड़े के नाम पर और निकाया पोरस पर विजय की स्मृति में स्थापना की थी। सिकंदर को भारतीय शासक शशिगुप्त, आंभी और संजय की सहायता प्राप्त हुई, जिससे उसके लिए भारत के राज्यों को जीतना आसान हो गया। भारत पर ईरानी आक्रमण से छत्र प्रणाली का विकास भी हुआ था। यूनानी आक्रमण अर्थात सिकंदर के इतिहासकारों के मूल्यवान भौगोलिक विवरण एवं तिथि सहित इतिहास की प्राप्ति हुई है। आगे बात करते हैं, मगध पर शासन करने वाले निम्नलिखित राजवंशों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप इन चार वंशों के यदि आप देखेंगे तो सबसे पहले इसमें आता है हर्यक वंश। सबसे पहले आपका हर्यक वंश आएगा, 3 लिखिए। फिर इसके बाद शिशुनाग वंश 1, फिर आपका नंद वंश 2, फिर मौर्य वंश 4। तो 3, 1, 2, 4 बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसकी रचना विशाखदत्त द्वारा की गई है। इसमें चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य संबंधी ख्यात वृत्त के आधार पर कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त की राजनीतिक सफलताओं का अपूर्व विश्लेषण मिलता है। उपयुक्त वर्णित कृत किसकी है? विशाखदत्त कृत मुद्राक्षस में। निम्नलिखित में से किसने सुदर्शन झील के तट पर विष्णु भगवान के मंदिर का निर्माण कराया था? तो चक्रपालित ने। किसने? चक्रपालित ने। देखिए, गिरनार अभिलेख के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। चंद्रगुप्त की पश्चिमी भारत की विजय के दौरान पुष्यगुप्त वहां का गवर्नर था। कालांतर में मौर्य सम्राट अशोक के महामात्र तुषास्य ने झील का पुनर्निर्माण कराया। गुप्त काल में स्कंदगुप्त के आदेश पर पर्णदत्त ने इस झील का जीर्णोद्धार कराया था। उसके शासनकाल के पहले ही साल में इस झील का बांध टूट गया था, जिससे प्रजा को बड़ा कष्ट हो गया था। स्कंदगुप्त ने उदारता के साथ इस बांध पर खर्च किए। पर्णदत्त का पुत्र चक्रपालित भी इस प्रदेश में राज्य सेवा में नियुक्त था। उसने झील के तट पर विष्णु भगवान के मंदिर का निर्माण कराया था। तो ध्यान रखिएगा, सुदर्शन झील के निर्माण से जो संबंधित रहे हैं या उसकी मरम्मत से, उसमें आपके पुष्यगुप्त आते हैं। ठीक है, पुष्यगुप्त हैं, स्कंदगुप्त आते हैं। आगे बढ़ते हैं, यूनानी लेखक निम्नलिखित में से किसको अमित्र चेटस या अमित्र घात कहते थे? तो किसे कहते थे? बिंदुसार को। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत उसका पुत्र बिंदुसार मौर्य साम्राज्य का शासक बनता है। यूनानी लेखक बिंदुसार को अमित्र चेटस या अमित्र घात कहते हैं। जैन ग्रंथ में बिंदुसार को सिंहसेन या भद्रसार भी कहा गया है। बौद्ध ग्रंथ दिव्यादान के अनुसार बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में अमात्यों के विरोध में विद्रोह हुआ था, जिसको दबाने के लिए उसने अपने पुत्र अशोक को वहां भेजा था। ठीक है, कहाँ? तक्षशिला। आगे बात करते हैं, अशोक के शिलालेखों और उसके विषय से सुमिलित कीजिए। 3 शिलालेखों के बारे में यहाँ बताया गया। तो देखिए, यह बताना है, हाँ एक सेकेंड। तो इसमें देखिए, शिलालेख 1 में जो है, शिलालेख 1 में क्या है? इसमें पशु बलि की निंदा की गई है, सही है। शिलालेख 6 में क्या है? शिलालेख 6 में आप यहाँ पे देखें, आत्मनियंत्रण की शिक्षा है, तो दूसरा सुमिलित नहीं है। तीसरा शिलालेख 14 में आप यहाँ देखें तो धार्मिक जीवन जीने की प्रेरणा है। तो पहला और तीसरा सही है, पहला और तीसरा सही है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। अगला है, मौर्य काल में कर प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में सुमेलित है क्या? तो 3 है। कौन कौन से सुमेलित है आप इसमें देखें। पहला, सेतु सेतु जो है जलमार्ग से प्राप्त आय नहीं। सेतु जो है यहाँ पे आप देखें, फल फूल एवं सब्जियों से प्राप्त आय सेतु कर था, मतलब उस कर का नाम सेतु था। वज्र क्या था? यहाँ पे देखिए, जंगलों से प्राप्त आय नहीं, वज्र जंगलों से प्राप्त आय नहीं था, बल्कि पशुओं से प्राप्त आय था। और वहीं तीसरा जो है, दुर्ग नगरों से प्राप्त आय, यहाँ देखिए ये सही है, दुर्ग नगरों से प्राप्त आय, तो तीसरा वाला केवल सही है। ठीक है, इसके अतिरिक्त राष्ट्र जनपदों या ग्रामों से प्राप्त आय, खानों से प्राप्त आय, वन जंगलों से प्राप्त आय, वाणिज्य पथ स्थल मार्ग या जल मार्ग से प्राप्त आय, और सीता राज्य की भूमि से प्राप्त आय, भाग स्वतंत्र रूप से खेती करने वाले किसानों की आय। आगे बढ़ते हैं, 2 सूचियां हैं, मौर्य अधिकारी और उनके कार्यों के संबंध में, इन्हें हमें सुमेलित करना है।
तो देखिए, क्षमाहर्ता यह राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष, प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालय का प्रमुख, कर्मांतिक उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षक। तो 1 2 3 4 अर्थात ए ऑप्शन हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि दो सूचियां हैं मौर्यकालीन प्रांत और उनकी राजधानियों को, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, उत्तरापद की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। उत्तरापद की राजधानी तक्षशिला 3 से मिला दीजिए। दक्षिणापद की राजधानी सुवर्णगिरी 2 से मिला दीजिए। कलिंग की राजधानी तोशाली तो 1 से मिला दीजिए। मध्य प्रांत की राजधानी जो है वो पाटलिपुत्र है, तो 4 से मिला दीजिए। 3 2 1 4 3 2 1 4 ए ऑप्शन। अगला है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। राजवंश और उसके संस्थापक को। तो देखिए, हरेक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था। नंद वंश का संस्थापक घनानंद नहीं, महापद्म नंद था। तो यहाँ पे पहला दूसरा सही है, पहला दूसरा तो डी ऑप्शन हो जाएगा। महापद्म नंद के 8 पुत्र थे। घनानंद भी इसका पुत्र था जो नंद वंश का अंतिम शासक था। आगे बढ़ते हैं। मगध पर शासन करने वाले निम्नलिखित शासकों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, इन चारों को सबसे पहले आपका कौन सा आता है? बिंबिसार आता है, बिंबिसार 2, फिर अजातशत्रु आता है 3, फिर आपका उदयन आता है 1, और सबसे लास्ट में कौन आएगा? काकवर्ण आएगा, तो 4। तो 2 3 1 4 2 3 1 4 अर्थात सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा या से गौरवशाली मौर्य साम्राज्य के पतन का या के कारण था या थे? तो इसमें आप देखें, पहला अशोक की अहिंसावादी नीति सही है। शासन का विकेंद्रीकरण नहीं, ये बिल्कुल नहीं था। दुर्बल उत्तराधिकारी, तो पहला और तीसरा अर्थात बी ऑप्शन हो जाएगा। तो कई जो कारण थे उसमें ब्राह्मण विरोधी नीति, अशोक की अहिंसावादी नीति, आर्थिक संकट, शासन का अति केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण नहीं अति केंद्रीकरण, ठीक है। डिसेंट्रलाइज नहीं था। उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती प्रांतों की उपेक्षा, दुर्बल उत्तराधिकारी, प्रांतों में दमनकारी शासन। आगे बढ़ते हैं। दो सूचियां अभिलेख और संबंधित शासक, तो इन्हें हमें सुमेलित करना है। हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल से संबंधित है, 1 से मिलाइए। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से, एक सेकंड, हाथी गुम्फा अभिलेख जो है खारवेल, तो 4 से मिलाइए ना। जूनागढ़ अभिलेख जो है रुद्रदामन, 1 से मिलाइए। नासिक गुहालेख ये सातवाहन नरेश पुलमामी, 2 से मिलाइए। प्रयाग स्तंभ लेख जो है समुद्रगुप्त, 3 से मिला दीजिए। 4 1 2 3 सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित मौर्य राजवंश के शासकों के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें देखिए, जो मौर्य राजवंश के सबसे पहले कौन आएगा? इसमें सबसे पहले आपका अशोक मौर्य पहले पे, फिर इसके बाद जो है कुणाल मौर्य, इसका पुत्र तीसरे पे आ जाएगा 1 3, फिर आपका धनवन मौर्य 2, फिर आपका बृहदत्त मौर्य आ जाएगा 4। तो 1 3 2 4 सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। दो सूचियां हैं मौर्य काल में अध्यक्ष और उनसे संबंधित विभाग के बारे में। तो देखिए, सीताध्यक्ष जो है ये कृषि विभाग, 3 से मिला दीजिए। मुंड्याध्यक्ष पासपोर्ट विभाग 1, पौतवाध्यक्ष मापतौल विभाग 2, शनाध्यक्ष बूचड़खाना विभाग 4। तो 3 1 2 4 3 1 2 4 ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, दो सूचियां हैं मौर्य काल में अध्यक्ष और उनसे संबंधित विभाग। तो देखिए, अकराध्यक्ष खानों का विभाग था, अग्राध्यक्ष खानों का विभाग 4 से। नवाध्यक्ष जहाजरानी विभाग 1, लक्षणाध्यक्ष टकसाल विभाग 2, रूपाध्यक्ष सिक्कों का विभाग तो 3। क्या हो जाएगा? 4 1 2 3 4 1 2 3 अर्थात बी ऑप्शन। अगला है, मौर्य काल में राजकीय कागजों को सुरक्षित रखने वाला तथा राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने वाला प्रधान अधिकारी कहलाता था। क्या कहलाता था? प्रशासता, ठीक है, प्रशासता राजकीय कागजों को सुरक्षित रखने वाला तथा राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने वाला प्रधान अधिकारी था। द्वारिक राजमहल की देखभाल करने वाला प्रधान अधिकारी, अंतर्वशिक सम्राट की अंगरक्षक सेना का प्रधान अधिकारी, आठविक वन विभाग का प्रधान अधिकारी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, मौर्यकालीन समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं
पहला कथन क्या है, इन्हें बताना कौन सा या से सही है। इस काल में वेश्यावृत्ति की प्रथा प्रचलित थी तथा उसे राजकीय संरक्षण भी प्राप्त था, बिल्कुल उसे कर मिलता था। दूसरा, कौटिल्य की कृति अर्थशास्त्र इस काल में सती प्रथा के व्यापक प्रमाण मिलते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ केवल पहला कथन सही, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, मौर्यकालीन समाज में वेश्यावृत्ति की प्रथा प्रचलित थी तथा उसे राजकीय संरक्षण भी प्राप्त था। स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियां रूपजीवा कहलाती थीं। इनके कार्यों का निरीक्षण गणिकाध्यक्ष करता था। मौर्य काल के बारे में कुछ यूनानी लेखकों ने उत्तर पश्चिम में सैनिकों की स्त्रियों के सती होने का उल्लेख किया, जबकि अर्थशास्त्र में सती प्रथा का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। आगे बात करते हैं, हम हिंदी के प्रश्नों को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक गडांड का सही विलोम है? तो इसका सही विलोम क्या हो जाएगा? सिलसिलेवार, सिलसिलेवार। गड़बड़ का सही, गंधारक का जो है गंधदायक। आगे बढ़ते हैं, कौन सा विलोम युग्म सही, विलोम शब्द युग्म सुमेलित नहीं है? तो गंभीर का सहज सही है, गवई का सहरी। गवाना का खोना नहीं होगा, गवाना का पाना होता है, गवाना खोना एक ही है, इसका पाना होगा, तो सी वाला सही नहीं, गंवार का सहरी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गणतंत्र का विलोम है? तो गणतंत्र का विलोम क्या हो जाएगा? राजतंत्र, गणतंत्र, लोकतंत्र, प्रजातंत्र, जनतंत्र, इसका विलोम राजतंत्र हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम शब्द युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए, गणनीय का नगण्य नहीं होगा, गणनीय का अगणित या अगणनीय हो जाएगा। ठीक है, गण का नगण्य हो जाएगा, तो ए वाला सही नहीं है। गतिरोध का निर्विरोध, गत का आगत, गदर का शांति हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, गतिमान का सबसे सटीक विलोम शब्द क्या होगा? गतिमान का स्थिर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? स्थिर। गति का अगति, विराम, अवरोध, गति का विलोम जो हो जाएगा अगति, विराम या अवरोध, और गतिमान का स्थिर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द घनेरा का विलोम है? घनेरा का, तो देखिए, घटाव का जोड़ होता है, अपघटित का घटित हो जाएगा, दूरस्थ का घनिष्ठ हो जाएगा। ठीक है, नगड़ का घनेरा का नगड़, घनेरा क्या हो जाएगा? नगड़ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम शब्द को सुमेलित नहीं है? तो देखिए, घंटा का पल सही है, घमंडी का विनयी सही है, घमासान का विशिष्ट नहीं होगा, घमासान का सामान्य हो जाएगा, घाटी का पर्वत सही है, सामान्य का विशिष्ट हो जाएगा, घमासान का यहाँ पे सामान्य होगा और विशिष्ट का सामान्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम शब्द को सुमेलित नहीं है? देखिए, घायल का दुरुस्त सही है, घातक का प्रतिघात नहीं होगा, घातक का रक्षक होगा, क्या होगा? घातक का रक्षक होगा। घमंड का विनय होगा, रचना का विनाश होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम शब्द को सुमेलित नहीं है? तो घोषित का अघोषित सही है, निवृत्त का विरत नहीं होगा, निवृत्त का रत हो जाएगा। निवृत्त और विरत दोनों ही समानार्थी हैं और इसका अपोजिट या विलोम रत होगा, तो यहाँ पर बी वाला सही नहीं है। राजतंत्र का प्रजातंत्र, रिक्त का पूर्ण हो जाएगा, रंगहीन का रंगीन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द लौह का विलोम है? लौह का विलोम कौन सा है? तो लौह का विलोम जो है स्वर्ण भी होगा, लकड़ी भी होगा, काष्ठ भी होगा, सभी के सभी काठ होगा, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्मकाय का विलोम शब्द है? सूक्ष्मकाय का विलोम क्या हो जाएगा? विशालकाय, विशालकाय। तो विशालकाय का जो विलोम होगा सूक्ष्मकाय, लघुकाय, कृष्णकाय, ये सभी के सभी हैं। तो आपका लघुकाय, कृष्णकाय, ये सभी क्या हैं? सूक्ष्मकाय के समानार्थी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम शब्द सुमेलित नहीं है? विश्वास का संदेश सही है, शासक का शासित, लोभी का संतोषी सही है, परंतु विरह का विक्षोभ नहीं होगा, विरह का मिलन होगा। देखिए, विरह और विक्षोभ दोनों ही क्या है? समानार्थी हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम शब्द सुमेलित नहीं है? तो सूची का असूचि, शोषण का पोषण, समास का संधि नहीं होगा, समास का विग्रह होगा, समास और संधि समानार्थी, इसका विग्रह होगा, तो यहाँ पे सी ऑप्शन। संपद का विपद हो जाएगा। संगत का विलोम क्या हो जाएगा? संगत का आपका विलोम जो हो जाएगा असंगत हो जाएगा। ठीक है, और अतार्किक और असंगठित ये दोनों सुसंगत का विलोम है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम शब्द को सुमेलित नहीं है? विवाद का निर्णय सही है, विवाद का निर्णय या निर्विवाद, स्थावर का जंगम, सलिष्ट का विलिष्ट, सलिष्ट का विश्लिष्ट, अतिवृष्ट का आवृष्ट नहीं होगा, देखिए, अतिवृष्ट का अनावृष्ट हो जाएगा, तो ये, और आवृष्ट का अनावृष्ट हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों में अंतर देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम शब्द को सुमेलित नहीं है? तो देखिए, विशिष्ट का साधारण सही है, विस्तार का संक्षेप सही है,
श्वेत का धवल, श्वेत धवल, ये इसका श्वेत धवल समानार्थी है, इसका अपोजिट श्याम और कृष्ण होगा। सदाशय का दुराशय। निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम शब्द युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए, संत और साधु दोनों ही समानार्थी, संत का असंत हो जाएगा, या साधु का असाधु, चोर पाखंडी हो सकता है। समाज का व्यक्ति सही है। ससीम का असीम सही है। संकीर्ण का उदार सही है। निम्नलिखित में कौन सा एक शब्द अक्षर का सबसे सटीक विलोम है? अक्षर का क्षर हो जाएगा, निरक्षर का साक्षर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम शब्द युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए, अगम का दुर्गम नहीं होगा। अगम और दुर्गम दोनों समानार्थी, इसका सुगम हो जाएगा। अगम और दुर्गम का सुगम। क्षुद्र का महान सही है। क्षम्य का अक्षम्य सही है। सुभग का दुर्भग सही है। लौकिक का सही विलोम क्या होगा? लौकिक का देखिए, लौकिक का विलोम जो है आपका अलौकिक, अलौकिक होगा और पारलौकिक भी होगा। ठीक है। इहलौकिक और लौकिक समानार्थी है। लौकिक और इहलौकिक समानार्थी जब जिसका अपोजिट या विलोम जो है वो अलौकिक और पारलौकिक होगा, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार से हमने यहाँ पर इन प्रश्नों को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।